हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आर्टिकल 52 क्या है? पहला आर्टिकल है हमारा 52। आर्टिकल 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति है उसके पद की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 52। ठीक, आइए हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति हमारे कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है और इसे देश का क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। उसके साथ साथ हम प्रधानमंत्री की दो बातें देखेंगे। प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और क्या होता है? वो सरकार का प्रधान होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और क्या होता है? सरकार का प्रधान होता है। और राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो इसमें दोनों में अंतर है। यह अंतर इसलिए है क्योंकि हमने क्या अपनाया है? संसदीय प्रणाली को अपनाया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। संसदीय प्रणाली जब हम अपनाए हैं तो उसमें पहला तत्व तो यही होता है कि जो देश का वास्तविक प्रमुख होगा वह नाम मात्र का प्रमुख होगा। संसदीय प्रणाली का अपनाने के अनुसार हमने अपने राष्ट्राध्यक्ष को क्या नाम मात्र का प्रमुख बनाया है, लेकिन नाम मात्र के प्रमुख होने के बावजूद भी हमारे राष्ट्रपति के पास बहुत विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, यानी कि विशिष्ट प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जिससे यह तय हो जाता है कि जो ब्रिटेन का सम्राट है उससे शक्तिशाली होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, वीटो लगाने की शक्ति होती है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति होती है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो ऐसे ढेर सारी शक्तियाँ हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसकी भी बात होगी। आइए अब हम देखते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या लिखा है? आर्टिकल 53 में यह लिखा है कि देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराएगा। ठीक, अब हम देखेंगे आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या लिखा है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम इसमें ये देखेंगे कि राष्ट्रपति को आम जनता तो वोट देने नहीं जाती है, तो राष्ट्रपति को वोट कौन कौन करता है, उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, इसको हम देखेंगे। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को वोट देंगे। और कौन देगा? राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, यानी कि सभी सदस्य कहने के मतलब जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही वोट देंगे। ठीक, डीपी यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी दो यूनियन टेरिटरी हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। वो कौन कौन सी हैं? दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। लेकिन ये जो है, जो दिल्ली पुदुचेरी प्रेसिडेंट के निर्वाचन मंडल में भाग लेती हैं, ये मूल संविधान में नहीं था। ये कब आया? 70वां संविधान संशोधन 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ। फिर इसमें लिखा गया कि जो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो प्रेसिडेंट को वोट कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको भी पूछ सकता है कि किस संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभा की जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, उनको वोट देने का मौका मिला। तो 70वां संविधान संशोधन 1992 में, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम दिमाग में ये आएगा कि जो सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं क्या वो प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को वोट करते हैं? देखिए, अगर जो सीएम है, सभी स्टेट के जो सीएम हैं, अगर वो निम्न सदन मतलब जो विधानसभा के सदस्य होंगे, जो सीएम विधानसभा के सदस्य होंगे, निम्न सदन का मतलब विधानसभा, तो विधानसभा के अगर सदस्य हैं तो वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को वोट करेंगे।
इलेक्शन में भाग लेंगे। अगर वो उच्च सदन के होंगे सदस्य, यानी कि अगर सीएम, उच्च सदन मतलब क्या है, विधान परिषद, विधान परिषद के अगर सदस्य हैं तो वो वोट नहीं करेंगे, वो उनके निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेंगे। ठीक, इतनी बात अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा आप वीडियो को जरूर देखें। अब हमने ये बात कर ली कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा। अब हम ये बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होता है, तो इसको भी देखना जरूरी है। देखिए, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, यानी कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेंगे। जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, मनोनीत सदस्य हैं, वो कभी भी निर्वाचन मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, और कौन नहीं लेगा, जो विधान परिषद है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, और सीएम अगर विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर सदस्य है तो वह भी भाग नहीं लेगा। ठीक है, इतनी बात अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि को बताया गया है। किसको बताया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि को बताया गया। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि में 4 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। पहला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, फिर दूसरा है एकल संक्रमणीय प्रणाली, तीसरा है गुप्त मतदान और चौथा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब ये जो 4 प्रणाली बताई गई हैं, 4 विधियां बताई गई हैं, इस पे भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, एकल संक्रमणीय क्या है, गुप्त मतदान क्या है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है। तो सबसे पहले हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन पे बात करेंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से क्यों रखा गया, क्या कारण थे, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, डायरेक्ट भागीदारी नहीं लेती है, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनके माध्यम से चुनाव होता है। जैसे कि जनता किसको वोट देती है, एमपी एमएलए को जो होते हैं उनको वोट देती है, तो वो लोग एमपी एमएलए क्या जाते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कहने का मतलब है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसमें जनता डायरेक्ट भागीदारी नहीं करती है। ठीक, जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता डायरेक्ट भागीदारी करती है, डायरेक्ट वो वोट देने जाती है। तो सीधा सीधा ऐसा समझिए, जिसको हम लोग वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। जैसे कि संसद का हुआ, विधायक का हुआ, ग्राम प्रधान का हुआ, लोकसभा के सदस्य का हुआ, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वोट देने जाते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं देने जाती, यानी कि हम लोग वोट नहीं देने जाते हैं, वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का हुआ, राज्यसभा का हुआ, विधान परिषद के सदस्यों का हुआ, तो इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोट देने जाते हैं, नहीं देने जाते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष हुआ। तो आइए हम इस पे और कुछ बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको अप्रत्यक्ष रूप से क्यों रखा गया, क्या रीजन था इसके पीछे। तो इसके पीछे रीजन यही था कि क्या बोलते हैं, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका कहना यही था कि अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, न तो अभी हमारे पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध है और न ही हमारे पास सरकारी कर्मचारी हैं। क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में 60 करोड़ जनसंख्या, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि 60 करोड़ जनसंख्या थी, और 60 करोड़ जनसंख्या, वही चुनाव कराने के लिए पैसा भी होना चाहिए और उससे भी ज़्यादा तो कर्मचारी भी हमारे पास होना चाहिए ताकि हम सही तरीके से चुनाव करवा सकें। तो हमारे पास ना तो पैसा था और ना तो हमारे पास इतना समय था कि हम चुनाव इतनी जल्दी करवा लें। ये एक बड़ा कारण था। और दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण ये था कि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, यानी कि संसदीय प्रणाली को अपनाया है। तो संसदीय प्रणाली यानी कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली में ये होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। क्या होता है,
वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो उन्होंने ये सोचा जब हमको नाम मात्र का ही प्रमुख चुनना है तो हम जनता के द्वारा वोट क्यों कराएं। जब नाम मात्र का ही चुनना है तो हम ऐसे ही नॉमिनेट कर लेते हैं। तो ये दूसरा कारण था। और उन्होंने तीसरा कारण क्या बताया उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने तीसरा कारण ये बताया कि भारत में राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख बनाया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि वो मंत्रिपरिषद की अधीनता स्वीकार करे। यानी कि अधीनता स्वीकार करने का मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करे। अगर राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा तो वो कभी भी मंत्रिपरिषद की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि दोनों शक्तियों का संघर्ष हो जाएगा। तो ये भी एक तीसरा कारण भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा। तो इसी की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से रखा गया। अब इसमें से 4 रीजन आपको बताए गए हैं। आपको ये थोड़ा सा डेवलप माइंड में ये करेगा कि क्या पीछे का कारण था, क्या कैसे था, ये भी आपको जानना जरूरी था, इसलिए हमने बता दिया है। तो अब हम चर्चा करेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करने का क्या कारण था, इस पे हम बात करेंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करने का एक बड़ा कारण ये था कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वह सर्वाधिक लोगों की पसंद होना चाहिए। ठीक, जो राष्ट्रपति होगा, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो सर्वाधिक लोगों की पसंद होना चाहिए। हमारे यहाँ 2 प्रकार के वोट होते हैं। पहला ये होता है कि 4 प्रकार के कैंडिडेट जैसे खड़े हैं, A, B, C, D, ये 4 कैंडिडेट खड़े हैं। मान लीजिए कि 100 वोट पड़ा, 100 वोट में से 24 वोट A को मिला, 17 वोट B को मिला, 16 वोट C को मिला और 10 वोट D को मिला। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो पाता है वही क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। तो सबसे ज्यादा किसने पाया, A ने पाया, तो ये क्या हो गया, विजयी हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके समर्थन में 76 लोग नहीं हैं, 76 लोग इसके समर्थन में नहीं हैं, फिर भी ये विजयी हो गया। तो जो इस तरह का जो चुनाव होता है वो सिर्फ किस में होता है, आपको बताया मैंने, लोकसभा और राज्यसभा और ग्राम प्रधान के चुनाव में ऐसा होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें क्या होता है, उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होती है। ठीक, जिसके तहत क्या होता है, एक नियत कोटा प्राप्त करना होता है। अब नियत कोटा कैसे क्या है इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। तो इसमें नियत कोटा ये प्राप्त करना होता है कि कुल पड़े हुए वोट का वैध मत, क्या, कुल पड़े हुए वोट का वैध मत अपान 2+1। कहने का मतलब ये है कि जितने वोट पड़े हुए हैं उसका कम से कम, जो वैध वोट हैं उसका कम से कम 50% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए, तभी वह विजयी होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा होता है। नियत कोटा का मतलब यही हुआ कि जो कुल वोट पड़े हुए हैं उसमें से जो वैध मत हैं और अपान 2+1। अब इसको अगर हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे इसका मतलब यही होगा कि 50% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए राष्ट्रपति को। ठीक, अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक, हमने कहा कि एक विधायक के मत का मूल्य जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर से रिकनेक्ट करवाना चाहते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रपति जो होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको चुनाव कौन कौन करता है, यानी कि वोट कौन कौन देता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और कौन देता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, और दिल्ली पुदुचेरी में भी जो विधानसभा होती हैं उसके निर्वाचित सदस्य देते हैं। तो यानी कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि राष्ट्रपति को चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य देते हैं, और जो स्टेट होते हैं उनमें जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य देते हैं। जो विधानसभा होती है उनके जो सदस्य होते हैं
उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायक या फिर एमएलए। क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं या फिर विधायक कहते हैं। तो उनकी बात की जा रही है। तो हम अगर एक स्टेट का, अगर हम जैसे यूपी है, यूपी का अगर हम एक विधायक का निकाल देंगे मत का मूल, तो यूपी के जितने विधायक हैं वो क्या होंगे, वही रहेगा उनका मत का मूल। यानी कि अगर हम यूपी के एक विधायक का मत का मूल निकाल देंगे तो यूपी में जितने भी विधायक हैं तो सभी का निकल जाएगा, सभी का सेम होगा वही। ठीक, तो हम देखते हैं सूत्र क्या होता है निकालने का। तो एक विधायक के मत का मूल्य, यानी कि, या फिर इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य। ठीक है, एक सदस्य का मत का मूल्य निकालेंगे हम। अगर हमको एक सदस्य का मत का मूल्य निकालना है तो उस राज्य की जनसंख्या रखनी पड़ेगी। ऊपर क्या रखना पड़ेगा, उस राज्य की जनसंख्या। और जनसंख्या कब की रखी जाएगी, 1971 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या रही होगी वही वाली जनसंख्या हम यहाँ पे रखेंगे, आंकड़ा रखेंगे, अपान राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी कि राज्य में जो विधानसभा होती है उसी के तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं को हमको रखना है। यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक, और गुणे 1000। जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो डाटा निकल के आएगा वो एक विधायक के मत का मूल्य होगा। अगर आप यूपी के निकाल रहे हैं तो आप यूपी की जनसंख्या रखेंगे यहाँ पे, और वहाँ पे जो यूपी में विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या रखेंगे और गुणे 1000 कर देंगे। तो यूपी में एक विधायक, यानी कि एक विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम और स्टेट का भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला आपको देखना पड़ेगा, एकदम इजी है। आपको इसी वीडियो को एक बार, दो बार, जितनी बार हो सके, आपको जितनी बार ना समझ में उतनी बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरी बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं, हमने देख लिया विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य और उसी के तहत हम सबका निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालेंगे। ठीक, संसद के एक सदस्य का मत मूल्य बराबर सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य। ठीक, जितने भी स्टेट हैं जिसमें विधानसभा है और उनके निर्वाचित जितने सदस्य हैं उनके मत के मूल्य को एक एक स्टेट का हम निकाल लेंगे। उसके बाद सबका डाटा जोड़कर यहाँ पे रख देंगे। ठीक, अब नीचे अपान संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या रख देंगे। क्या रख देंगे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या रख देंगे। और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे और निकल जाएगा हमारा। अगर संसद के एक सदस्य का निकल गया, अगर लोकसभा के एक सदस्य का आप निकाल लिए तो वही आपको क्या रहेगा, वो वही आपके राज्यसभा का भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मत मूल्य निकालना सीख जाइए। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम देखेंगे एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक, एकल संक्रमणीय पद्धति, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए A, B और C, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ठीक है, तो तीनों को, जैसे कि जो MP MLA वोट देते हैं वो तीनों को वोट देंगे, लेकिन किस क्रम में देंगे, वरीयता क्रम में। अगर उसने फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी है, A को दी है, सेकंड इसको दी है और थर्ड इसको दी है, मतलब ऐसे करके जिसका वरीयता क्रम फर्स्ट वाला होगा वोट तो तीनों को देंगे। यही होता है एकल संक्रमणीय कि वोट तीनों को देंगे लेकिन वरीयता क्रम में देंगे। किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा A को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, फर्स्ट वोट इसको मिला है, तो यही क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है जो चीज़ पढ़ाया गया, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।